Hello students. So in today videos we discussed about HP TAT Physics Most Important Question Series 2। तो इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड की थी तो उसमें हमने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स सेक्शन के, केमिस्ट्री सेक्शन के और मैथमेटिक्स सेक्शन के डिस्कस किए थे। तो अब नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग HP TAT है जो कि नवंबर में होगा, उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग टैट जो कि नवंबर में होगा 2023, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चन को ढंग से रिवाइज़ करें तो आप डेफिनेटली अपने अपकमिंग टैट के लिए अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो अपकमिंग टैट है आपका 2023 नवंबर का, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके साथ ही आपका कमीशन भी TGT का निकलने वाला है। तो सो वॉच केयरफुली द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस with first question of series 2. So if two plane mirror facing each other are inclined at an angle of 30 degree with each other, then the number of images formed by an object lying between them. यहाँ पे हमें बोला गया कि हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, तो एक दूसरे को वो फेस कर रहे हैं, आमने सामने रखा है, और वो कितने एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर रखा है उनको, विद ईच अदर। देन नंबर ऑफ इमेज, तो बोला है कि कितनी इमेज वहाँ पे फॉर्म्ड होंगी। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर हम उसके उन दोनों मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दें तो वहाँ पे कितनी इमेज उस ऑब्जेक्ट की बनेंगी। 30 डिग्री के एंगल पर हमें ऑब्जेक्ट रखना है उन दोनों मिरर के, प्लेन मिरर के सेंटर में। तो पूछे कि कितनी हमारे पास जो इमेज है वो फॉर्म्ड होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास फॉर्मूला है, और यही जो क्वेश्चन है हर टैट एग्जाम में फिजिक्स के सेक्शन में आता है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट एंगल थीटा, तो उसका होता है n, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इमेजेस को, इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। तो 360 हमारे पास टोटल एंगल है एक क्वाड्रेंट का। तो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट हम होते हैं हमारे पास, जो कि 90 के पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो टोटल 90 × 4 360 डिवाइडेड बाई थीटा। तो थीटा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे 30 दे रखा है, तो थीटा हम 30 पुट कर देंगे -1। तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास 11 इमेजेस फॉर्म होंगी। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमारे पास कई बार नंबर ऑफ इमेजेस दे रखी होंगी, n की वैल्यू पहले से गिवन होगी, आपको थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आएगा। नेक्स्ट, द यूनिट न्यूटन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, तो न्यूटन सेकंड की जो यूनिट है इक्विवेलेंट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड की। राइट, the unit of Newton second is equal to kilogram meter per second. Which force is applicable for extracting cream from milk? तो जो हम मिल्क से क्रीम निकालते हैं तो वो जो फोर्स, कौन सी फोर्स उसमें लगती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें लगती है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? अ फोर्स possessed by a body when it acts आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर के जो बाहर की तरफ बॉडी फोर्स लगती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है सेंटर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो इसमें हमारे पास फोर्स लगेगी दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट, वो वेट 50 kg क्लाइंब 45 स्टेयर्स इन 9 सेकेंड। तो यहाँ पे बोल रखा है कि एक बॉय है हमारे पास, तो उसका जो वेट है 50 kg है, और उसको क्लाइंब करनी है, और वो क्लाइंब कर रहा है 45 स्टेयर्स, 45 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है 9 सेकेंड में। इफ़ ईच स्टेप इज ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, और हर स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, देन हाउ मच पावर डिड द बॉय स्पेंड, तो कितनी पावर वो जनरेट करेगा 45 सीढ़ियाँ तक चढ़ने में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे पावर पूछा है, तो पावर आपको पता होना चाहिए पावर क्या होती है। तो पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम।
यहाँ पे हमारे पास दे रखी है 45 स्टेयर्स, तो यहाँ पे जो कि 9 सेकंड में कवर कर रहा है, और हर स्टेयर की हाइट यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। टोटल 45 स्टेयर्स हैं, हमें हाइट यहाँ से पता चल सकती है। ठीक है, हाइट क्या होती है, 45 है, और हर स्टेयर्स की जो हाइट है, स्टेप की हाइट है 15 सेंटीमीटर है। तो 45 की स्टेयर की हाइट क्या होगी, 45 इंटू 15, तो हमारे पास टोटल हाइट यहाँ से निकल आएगी। तो सबसे पहले तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh होती है। सो पावर ऑफ द बॉडी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। तो मास हमें दे रखा है 50 kg, टोटल हाइट हमें निकाल लेंगे। एक स्टेप की हाइट 15 है, तो 45 स्टेप्स की कितनी होगी, 45 इंटू 15 दैट इज 675 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, 6.75 मीटर। ओके, टाइम हमें दे रखा है 9 सेकेंड, ग्रेविटी हम एज्यूम कर लेंगे 10 मीटर। ओके, 10 मीटर नहीं है, 10 ही है। और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो ग्रेविटी एक्चुअल में 9.8 है, पर यहाँ पे हमने 10 लिया है, तो मास 50 इंटू 10 इंटू 6.75 हाइट। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, 3375। और पावर हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली थी, और टाइम हमारे पास 9 सेकेंड है। तो टोटल पावर आ गई हमारे पास 375 वॉट। ओके, नेक्स्ट है 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, वोल्टेज है हमारे पास 220, 100 वाट का बल्ब है, इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है। द पावर कंजप्शन ऑफ द बल्ब, तो वोल्टेज का फॉर्मूला आप तो पता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, पर आपको सीधा पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस हमारे पास है 220 का स्क्वायर, दैट इज पावर 220 का वोल्टेज हमारे पास 220 का स्क्वायर है अपॉन 100 हमारे पास क्या है 100 वॉट बल्ब, तो उसके लिए 100, यहाँ से हमारे पास आएगा 484 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास पावर आएगी वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन जो हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज हमारे पास है 110, और जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है दैट इज 444 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालनी है R, ठीक है, तो जिसका जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन जो हमारे पास वोल्टेज है 100 वोट। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा तो हम पावर निकाल सकते हैं, दैट इज वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो 110 स्क्वायर अपॉन 484 दैट इज 25 आएगा इसका कंजम्पशन, 25 वॉट। नो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 नैनोमीटर आपको पता है जो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के। उसी तरह फेमटोमीटर की भी आपको वैल्यू पता नहीं चाहिए, फेमटोमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। और उसी तरह पीकोमीटर भी होता है, पीकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर को निकालना था, तो आंसर है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर। तो ये कैसे आएगा, 1 नैनोमीटर हमें पता है कि 10⁻⁹ मीटर होता है, मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। इसका मतलब है हमारे पास 10⁻⁻⁻ इंटू 10⁻² हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻7 मीटर। नेक्स्ट, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू हाफ ऑफ इट्स लेंथ द न्यू रेजिस्टेंस। बोले कि एक वायर को हम रेजिस्टेंस है उसका R, और उसको अगर मेल्ट करते हैं एंड रीकास्ट हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और उसको दोबारा बनाते हैं उसकी आधी लेंथ तक, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वायर का R/4। इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, अब सिंपल लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की अगर आधी कर दें तो उसकी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाती है फैक्टर y/√2।
राइट। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड, ये अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये और ये दोनों क्वेश्चन रिपीट है, किलो जूल पर मीटर सेकंड। नेक्स्ट है व्हेन द वॉल थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम किसी भी वॉल या किसी भी चीज़ को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव एक्ट करती है, ऑलराइट। और जब चीज़ नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटी पॉजिटिव एक्ट करती है। तो ये ऊपर की तरफ बॉल जा रही है तो ग्रेविटी नेगेटिव एक्ट करेगी, ऑलराइट। इसी तरह एक क्वेश्चन पीछे एचपी टैट में आया था कि व्हेन वी अपलिफ्ट बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, जब हम कुएं से भरी हुई बाल्टी निकालते हैं तो वहाँ पे कौन सी ग्रेविटी एक्ट करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो उसमें भी नेगेटिव करेगी, क्योंकि हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं चीज़ को, तो वो नेगेटिव एक्ट करेगी। नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, सो दैट इज साइमन्स पर मीटर। नेक्स्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। फोर साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग, तो फोर साइटेडनेस होता है दूरदृष्टि दोष, दैट इज करेक्टेड बाय हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी फार साइटेडनेस को हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, और ये करेक्ट किया जाता है कन्वेक्स लेंस की हेल्प से। तो इसमें फोर साइटेडनेस में हमें नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखती हैं, ठीक, और दूर की चीज़ें हमें क्लियर दिखती हैं और नज़दीक की चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिखती। तो ये आता है फोर साइटेडनेस, ठीक है। फोर साइटेडनेस में हमें माइपिया इज़ नियर साइटेडनेस करेक्टेड बाय यूजिंग, नियर साइटेडनेस मीन्स माइपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, और ये करेक्ट होता है कनकेव लेंस की हेल्प से। और नियर साइटेडनेस होता है जिसमें हम नज़दीक की चीज़ें ईज़िली दिख सकते हैं पर दूर की चीज़ें हम नहीं देख सकते, ठीक है। दैट इज़ नियर साइटेडनेस, जिसमें हमें नियर डिस्टेंस जो चीज़ें हैं उनको हम देख सकते हैं पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते, एंड दैट कैन बी करेक्टेड बाय कनकेव लेंस। रे लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू another the frequency remain same. An air bubble is air bubble in water behave as a concave lens. ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट, जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो क्या करते हैं, तो दैट इज़ लो वोल्टेज है हाई करंट में कन्वर्ट करते हैं, और हाई वोल्टेज को लो करंट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है वेवलेंथ इज 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी, कौन सी वेव है ये, तो ये बताना है आपने। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, दैट इज फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, वी हमारे पास स्पीड है और लैम्डा वेव लेंथ है। तो वेव लेंथ यहाँ पे दे रखी है 0.3, स्पीड हमारे पास क्या 300, इसको वैल्यू को पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000 हर्ट्ज, जो कि ऑडिबल वेव है। तो आपको पता है 20 से ऑडिबल की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हज़ार्ड, तो ये 1000 है, तो ये हमारी कौन सी है, ऑडिबल। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।